अस्सलाम वालेकुम और सवालनामा प्रोग्राम के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मौका ही ऐसा होता है कि खुशियां मनाई जाएं, प्यारों से मिला जाए, खाबे शाबे उड़ाए जाएं और वो लोग जो कि पूरा साल नहीं मिलते, ईद पे वो भी मिल ही जाते हैं और इंसान उससे गले भी मिल जाता है। तो ईद की खुशियों को मज़ीद बढ़ाने के लिए आज के इस ख़ास प्रोग्राम में, बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, ये मिस करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और जिन गेस्ट से आपका आज हम मुलाकात और तारुफ़ करवाएंगे, यकीनन आपने उनको देखा होगा और आप भी सोच रहे होंगे इस ईद के मौके पर उनसे मिलने के लिए कोई इंतज़ाम हो जाए। तो जनाब हमने इंतज़ाम कर दिया है। हमारे पहले स्पेशल गेस्ट, बल्कि पहली स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ़ आपके सामने अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार इमरान साहब आपने तारुफ़ में जो है वक्त जो है ज़ाया किया है। और हम पहले इनको जानते हैं, बड़े सालों से हमारी पुरानी कलीग भी हैं और शानदार एंकर हैं, शानदार सहाफ़ी हैं। बहुत सी स्क्रीन्स पर आपने इन्हें देखा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी बतूल राजपूत, सहाफ़ी एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम बतूल। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। और माशाल्लाह ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो गया है। अब अगले गेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और वो भी कैसी गेस्ट हैं, अगर आप उनके सुबह ना देखें तो आपकी अच्छी सुबह नहीं हो सकती। तो मॉर्निंग शो होस्ट हैं और शानदार पर्सनैलिटी की मालिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इशाल अदनान। अस्सलाम वालेकुम इशाल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद के मसरूफ़ तरीन मौके पर हमें वक्त दिया। यकीनन बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं इंसान की, बट ये है कि आपके चाहने वाले आपको देखना चाहते थे, आपसे मुलाकात करना चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि ईद आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं। तो आज हम आपकी अदर साइड जो है वो लोगों को दिखाएंगे इन गुड मैनर, इन गुड पॉजिटिव मैनर। आगे बढ़ते हैं जी। और अभी आप सोचते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस ईद पर क्या होगा, इस ईद के बाद क्या होगा, 2026 में क्या होगा और सबसे बढ़ के 2027 में क्या होगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो जानने के लिए आज हमें बड़ी ख़ास गेस्ट हमारी सामिया खान साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। आप इनको इनकी प्रेडिक्शंस देखते भी हैं और आपको फिर पता लगता है कि कितनी कमाल किस्म की प्रेडिक्शंस जो हैं वो इन्होंने कर रखी होती हैं। तो साइमा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया। आपने इतने प्यारे लोगों से मिलवाया भी और इनके साथ इनवाइट किया, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी आप लोगों से जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बतूल आपसे हम आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि अब वो ईदें नहीं रही, जैसे कहते हैं ना कि अब वो खुराकें भी नहीं रही। तो ईद बतूल साहिबा जो है वो कैसे मनाती हैं, आपकी ईद कैसे गुजरी? इमरान, ईद अब चूँकि बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए जो आप नहीं भी बनाना चाह रहे होते आप वो मनाते हैं कि एटलीस्ट वो सीखें। क्योंकि अगर हमने उनको अब इस बात की अहमियत का अंदाज़ा ना लगाया कि क्यों ज़रूरी है, रमज़ान क्यों ज़रूरी है, तो बड़े होकर उनका रुझान भी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो बीइंग अ टीनेजर मैं मिस कर देती थी, अब लापरवाही में कभी कोई पेरेंट्स की बात नहीं मानी। बट मैं आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर व्हेन इट कम्स टू अभी ईद की नमाज़। हाँ, अब ईद की नमाज़ है, अभी आप लोग मीठा खाएँ, अभी हमें साफ़ नीट नए कपड़े पहनने हैं, मेहमान आएंगे तो आपने सलाम करना है, वो पूरा। तो वो अपने बच्चों को सिखाने के चक्कर में थोड़ा शायद मेरा भी इंप्रेशन बन जाता होगा। बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट टीच माई किड्स द राइट सेंस ऑफ ईद और सब कुछ सिखाने। ईद में इतनी सख्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। ईद मना नहीं ना, बच्चों का रुझान नहीं है बस स्क्रीन्स पे। आजकल के बच्चे स्क्रीन्स पे, उनको नहीं पता कि जो फैमिली गेट टुगेदर्स हैं या बड़ों का जो एहतराम है, सपोज ईदी कलेक्ट करने में भी एक आपकी मेमोरीज बनती हैं। तो वो सब स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस दैट आई टीच देम कि ये दिन अहम क्यों है। फॉर एग्जांपल मेरे बेटे ने 10 साल का होने वाला है वो, तो उसने 9 रोज़े रखे हैं माशाल्लाह। और वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको एहसास दिलाया कि भाई ईद उसी की होती है जो रोज़े रखता है। तो आप जितना रोज़ा रखेंगे, ऐसा थोड़ी कि आप बस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और सो रहे हैं और ईद हो गई। तो मुझे खुशी है कि वो इस बात को समझता है, बल्कि जब उसका रोज़ा मैं नहीं रख पाती तो बुरा मनाता है कि, और लेकिन छोटा है थोड़ा ब्रेक से करवाती। माशाल्लाह। और क्या एज है उसकी? वली यज़दान कासिम है, 9 ईयर्स। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने 9 रोज़े रखवा दिए उसको? उससे खुद रखे। ज़बरदस्त। अच्छा इशाल, आप ये बताएं, आप तो इतनी सख्त नहीं हैं। नहीं, मैं इतनी सख्त माँ नहीं हूँ। मैं बच्चों को बड़ा पैम्पर करके रखती हूँ। मुझे बच्चों से, वैसे किसी के भी बच्चे हो तो मुझे दिल चाहते हैं मैं बस प्यार करती रहूँ। तो वो तो खुद के बच्चे हैं तो फिर मैं उनके साथ सख्ती नहीं कर पाती। अच्छा, मुझे मेरा प्रॉब्लम है तो डिसिप्लिन करती रहती हूँ। हाँ, मेरे बच्चे डिसिप्लिन करने की, मेरे बच्चे बहुत डिसिप्लिन है। मेरे बच्चे एक दिन मेरे ऑफिस में गए और मीटिंग में बैठे रहे और मेरे 2 घंटे की मीटिंग थी और वो भी मेरे हेड्स के साथ। मतलब
आतिफ साहब हैं हमारे, सारे जानते हैं उन्हें। अब मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, और वो दोनों बच्चे भी, एक 7 years old है, 5 years old है, और वो दोनों बच्चे बोले नहीं है पूरे प्रोग्राम में। उन्होंने पूरी मीटिंग के अंदर उन्होंने बड़ी मतलब तवज्जो से के साथ सुना है। तो वो आतिफ साहब मुझे एंड पे कहते हैं, यार इनको क्या खिलाती हो, कि कैसे ये बैठे रहे हैं, मतलब इतनी खामोशी के साथ, इतनी डिसिप्लिन के साथ। तो बच्चों को ज़रूरी नहीं होता कि आप सख्ती करें, मेरा तरीक़ाकार कुछ और है, मैं उनको थोड़ा प्यार के वालिद से सख्ती कर लेती हूँ। हाँ मेरी सख्ती का रुझान थोड़ा उस तरफ। वाह, आपने भी सही चुना है। बच्चों का अक्सर माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चे पूरा दिन तंग करें तो शाम को वालिद की जो है शामत आ जाती है। बिल्कुल, और वो बाबा को डरा रहे होते, बाबा ऐसा मत करें, मामा डांटेंगी, मामा पिटाई करेंगी। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ उल्टा है। अच्छा, सख्ती करने की मैं कोशिश करती हूँ, बट डरते वो अपने बाप से हैं। ये भी तो देखो, मतलब आई जस्ट ट्राई टू बी फर्म कि अब मैंने कहा है तो इसको आपने अहमियत देनी है, या इसकी, और मैं रीजनिंग करती हूँ प्रॉपर उनके साथ यार, क्योंकि वो हमारी तरह के बच्चे नहीं कि कुछ भी बोल दिया तो मान लेते थे, वो सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो गुड कॉप बैड कॉप जो है वो घरों में भी चलता है, क्योंकि वो वालिद भी बड़ा तेज़ होता है समटाइम। तो वो ये फादर्स होता है, वो कहता है कि पिटाई माँ कर दे और बाद में बच्चे जो है मुझसे प्यार करें। तो पूरा दिन मैं तुझे संभालती रहती हूँ, वो तो जाके अपने मुझे लगता है फादर का अपना रोल है, मदर का अपना, वो हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर सकते, दोनों यहाँ होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सामिया साहिबा ये बताइए, सामिया साहिबा ये बताइए, आप एक्साइटेड हो के, मैं आपका नाम जो है वो थोड़ा सा, ये बताइए मुझे कि ईद के लिए भी लोग ये वरीड होते हैं कि हमारी ईद जो है वो कैसे गुजरेगी, या अच्छी गुजरेगी या बहुत बुरी गुजरेगी। आजकल तो लोगों की बड़ी बोर गुजर रही है, आपकी कैसी गुजर रही है? हाँ देखिए, एक तो एक्चुअली मेरी वालिदा के बाद मेरी पहली ईद है, तो ये तो आप लोग ना प्यार दो ना मुझे इंगेज रखो तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड ईद ये मेरी हो सकती थी। तो आप लोगों का थैंक्स टू यू, और मैंने भी जिन जिन ईद शोज़ को वेलकम कर सकती थी मैंने मैनेज किया, और मैं पहुँची हूँ कि ताकि मैं इंगेज रहूँ, मुझे अम्मा ना याद आए। 29वें रोज़े लास्ट अम्मा की जो है ना, उनको अल्लाह मियाँ ले गए थे, तो शी वॉज़ दी ओनली सपोर्ट विद मी। लेकिन मैं इन दोनों से एग्री हूँ, ऑल्दो कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, और मैं ये कहूँगी कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आज के दौर में बच्चे गैजेट्स में गुम होकर खुश नहीं रह सकते, उनको खुश रहने का आर्ट आपको सिखाना होगा। अब जैसे मेरे ये वालिदा के बाद मेरी छोटी बहन भी है, उसके 4 बच्चे हैं। मैंने कहा देखो, उनका बाप फौत हो गया, मेरी माँ फौत हो गई, हमने बच्चों की खुशियाँ रुइन नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए एक स्पेशल प्लान की चांद रात, ताकि वो मेहंदी लगवाएं, चूड़ियाँ पहने, और हमारी फ्रेंड है उन्होंने सारा ये प्लान किया। तो वो जो है, मैं कहती हूँ कि बच्चों को ये खुश रहने का, मैंने अपनी बहन को कहा नो सैड थिंग, नो इमोशंस। बेशक अम्मा के बाद हम पहली ईद मना रहे हैं, उन बच्चों का बाप भी नहीं है ना, तो उनको कब तक ये महरूमी का एहसास दिलाएं। दूसरे जो बच्चे आप लोगों के जो प्रिविलेज भी माशाल्लाह हैं, बच्चों में ना खुशी का, आप उनको करोड़ों भी दे दोगे ना, आज का बच्चा खुश नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो ये दोनों माएँ अगर मेहनत कर रही हैं तो मैं तो दोनों को सैल्यूट करूंगी कि ये आर्ट बच्चों को आपने सिखाना है, तालीम के साथ। वो जो एक तरबियत लैक कर रही है आजकल बच्चों में, तो ये दोनों बड़ी माशाल्लाह। इमरान जो मैम जो रिसोर्सफुल बच्चे हैं, हाँ, जैसे उन्हें पैसे की कदर नहीं होगी, उन्हें अच्छे कपड़ों जूतों की कदर नहीं होगी, वो ईदी काउंट करने लग जाएंगे कम है या ज़्यादा। Exactly, तो मैं अपने बच्चों को मैंने बताती हूँ कि व्हाई इट्स वर्थ इट, तो ये ज़रूरी है, वरना वो कदर ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की जब वो बड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपने जो स्टार्ट में ही ऐसी दिलखराश बात बता दी वालिदा से मुताल्लिक, तो ईद उनके साथ कैसी थी और ईद उनके साथ ही तो ईद होती थी। बिल्कुल, हर बारी कहती थी ईदी फाड़ ले, वो मैं अगले साल ना हुआ, और फाइनली वो साल आ गया कि वो नहीं। वाहिद एक हस्ती थी, ना रुलाई, वाहिद एक हस्ती थी जिनसे मैं ईद लेती थी, और वरना तो देने की पोजीशन में अल्लाह रखे भी, और तो वो बहुत मुश्किल है अम्मा के बगैर ना। और कितनी ईदी मिलती थी जी आपको? मैं तो शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे ज़ियारतों का मौका दे दिया, कि वरना मुझे लग रहा था मैं रमज़ान कैसे गुजारूंगी। लेकिन आप सोचो, मुझे दुनिया की फ़िक्र में अल्लाह ने डाल दिया, मुझे अपना भूल के मैं सारी दुनिया के लिए सिर्फ दुआएं कर रही होती हूँ। जो हालात हम आसमान पे देख रहे हैं, और जो मैं तो आसमान से अंदाजे लगाती थी, जैसे बतूल ने जिक्र किया पेशगोई का, और ज़मीन पे हम वही माहौल देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों को सुख वाले माहौल दिखाएं, कि जो है अल्लाह पाक आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे जी। सबकी माएँ बड़ी अहम होती हैं, कहते हैं ना, तब तक हम बच्चा फील करते हैं जब तक माँ सर पे है। वाह। तो वो अच्छा, इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए,
वालिदैन के लिए वो बच्चा ही होता है, और हमें भी कई दफ़ा जो है वो डांटन पड़ जाती है, तो हम कहते हैं जी सर आप तो तस्लीम बच्चे खाओ। हो अभी इमरान, हाँ जी अच्छा थैंक यू सो अभी तो मच। मुझे लग रहा है पूरे दांत भी नहीं आए। ये कॉम्प्लीमेंट था यार। मेरे 2 एक्स्ट्रा निकल आए हुए हैं। अच्छा चलें कुछ खाने पीने की तरफ हम आते हैं। देखिए ईद होती है ना, तो बहुत सी दावतें भी होती हैं, और कुछ ख़ास ऐसी डिशेस होती हैं जो कि ईद के मौके के लिए होती हैं, वो सेट होती हैं कि यार ये बनेगा। आप ये बताइए सुबह क्या खा के ईद का आगाज़ होता है, और उसके बाद शाम तक जो है वो क्या तैयारी होती है ईद की, और आप खाने में आपका ज़ोर होता है या खिलाने में ज़ोर होता है? इमरान, मैंने बहुत ट्राई किया है अपनी पूरी तवज्जो के साथ कि मैं एक अच्छी कुक या शेफ़ बन सकूं, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन इसमें मेरी बदनीयती शामिल नहीं है, एफर्ट बहुत है, बट दिस इज़ समथिंग विच डज़ नॉट कम फ्रॉम विद इन। इंस्पिरेशन ही नहीं आती मुझे खाना बनाने की, तो वो मेरी एफर्ट सारी ज़ाया हो चुकी हैं। बट आई एम लकी इनफ कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ईद करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं मदद करने के लिए। मैं आई एम अ गुड असिस्टेंट, आई एम अ गुड वर्कर इन द किचन, आई कैन हेल्प यू वेल। मैं आपको तेज़ी से चीज़ें पकड़ा दूंगी, अच्छा। और मुझे सब पता होगा कि कहाँ पड़ा हुआ है, और मैं आपको मॉरल सपोर्ट भी करूँगी कि जल्दी करें, और ये भी बताऊँगी कि कैसे अच्छा बना है, बट मैं बना नहीं सकूँगी। तो आप गाइड करती हैं किसी को कि ये डाल दो, ये रेसिपी वगैरह, चलो जी मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्रेडिट आप ले लें, नहीं। बना कोई दे? नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने कोशिश की, पर वो, लेकिन मैं बेसिक दाल सब्ज़ी बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बट ये फैंसी टेबल सजाना वो मेरा टैलेंट नहीं है मुझ में। तो ईद में सवैयाँ हो जाती हैं, सवैयाँ खाते हैं, लेकिन सवैयाँ मुझे खैर बनानी आती है, लेकिन थोड़े लोगों के लिए, लेकिन 20 लोगों की नहीं, मैं ख़राब कर दूंगी मैं। अच्छा, थोड़ा खाना, थोड़ा अंदाज़ा ख़राब हो जाता 2-3 है। पीपल, हाँ। और जैसे अगर मुझे अपने हस्बैंड के लिए 1 कप बनाना है ना, तो वो सक्सेसफुली बन जाएगा। लेकिन अगर 3-4 से लोग बढ़ गए हैं, तो यार वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप बिल्कुल रिस्क ना लीजिएगा कि आप बतूल की तरफ जाएं और दावत एंजॉय करें। नहीं, वो कोई मेरी बात तरफ आएंगे तो मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा, वो उनकी जिम्मेदारी होगी फिर चलिए खिलाना। फिर आपकी तरफ आते हैं ना जरा, आप जरा बताएं ना, आप सुबह तो आप तो मेरे ख्याल में 11-12 बजे के बाद फ्री हो जाती हैं, आप बिल्कुल। सुबह उठ जाती हैं, और उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल में लंच का टाइम होता है, तो आप क्या बना लेती हैं, या फिर कुछ लोग वैसे मेरी तरह होते हैं वो सिर्फ मुंह बड़ा अच्छा बनाते हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, और इस बात की तारीफ मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरी अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सब करते हैं कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, और मेरे खानसामा भी मानते हैं कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। अच्छा उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है इसका नहीं, मतलब? उनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ी, बल्कि वो मुझसे सीख के ना तो जॉब छोड़ जाते हैं कहीं और चले जाते हैं। अच्छा। मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाती है। आपसे सीख के वो कहीं और चले जाते हैं? एक्चुअली ना मैं बट फैमिली से, तो हमारा हमेशा दस्तरखान बहुत बड़ा सजा करता वाह, था, और हर तरह की डिशें बनती थी घर पे। तो जो मेरे घर पे बनाने वाला हांसामा था, वो मुझे बहुत हेल्प आउट, शुरू से मैं उसको करती थी, खड़े होकर, जैसे बतूल करती ना हेल्प आउट, मैं किया करती थी कि अपने स्कूल कॉलेज से वापस आएंगे तो मेरे उनके साथ खड़े होना कि खान बाबा मैं हेल्प करती हूँ, मैं ये काट के देती हूँ, मैं ये मसाला चमचा मैं हिलाती हूँ, आप ये कर लो। तो मुझे उस चीज़ से ना बड़ी चीज़ें सीखने को मिली। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद एक शौक पैदा हुआ, और जो कहते हैं खाने का शौकीन होता है ना, जिसको टेस्ट लग जाता है डिफरेंट खानों का, वो पकाने के लिए फिर अपनी एक्सपर्टीज सारी लगा देता है। मैंने वो सारी एक्सपर्टीज लगा दी। अब मैं हर चीज़, मेरे बने हुए पाए आप खा लें, इवन आपके दोस्त जो पाए भी बनाने और वो कहते हैं कि यार हमने कहा रात को रखने पड़ते हैं, सुबह तक बनते हैं। Please send that to Village. वो मुझे कहते हैं कि यार हमने कहाँ से नहीं खाए, लेकिन जो इशाल ने पाए बनाए थे उनका कोई जवाब नहीं है। मेरा दिल कर रहा है ब्रेक लेके हम चलें आपके घर। मुझे तो लग रहा है इशाल कुछ लाई होंगी साथ हमारे लिए। नहीं, इस टाइम तो मैं कुछ नहीं लाई, लेकिन हाँ खा के आई हूँ। अगली दफा आपने सबूतों के साथ आना है। लेकिन आना चाहिए, मैं इस बात की एडवोकेट हूँ कि सबको खाना बनाना आना चाहिए। अच्छा वैसे ना मुझे ये लगता है कि जो मर्द होता है ना, उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। अच्छा, मेरे मियाँ को बिल्कुल अगर खाने ऐसा से होता कोई मेरी तो शगफ शादी नहीं ना है। चलती, अगर ये सच होता तो। हाँ। मेरे मियाँ को तो शगफ ही नहीं है कोई खाने से, उन्हें जो मिल जाए। अच्छा, लेकिन वो पहले क्योंकि मुलाजम स्टाफ के हाथ का खाते थे, तो पेरेंट्स से दूर रहते रहे अपने बैचलर टाइम पे भी। तो अब जब से मेरे साथ शादी हो गई थी ना, तो मैंने खाने खिला के अपनी मर्जी के बनवा के, हांसामाओं से भी मैं खुद जाके चेक लाजमी करती हूँ जब खाना फाइनल टच पे भी होता है। तो वो खा के ना, अब कभी मैं घर पे नहीं हूँ या मैंने नहीं असिस्ट किया या मैंने खाना नहीं देखा, तो वो कहते हैं यार आज खाने का मज़ा नहीं आया। तो मैं कहती हूँ मैं खानसामा नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। डरते भी तो होंगे ना, डरते भी तो होंगे आपसे। अच्छा सामिया साहिबा क्यों अटक रहे हैं आप मेरे नाम? मेस्मराइज हो गया आपको देख के ना। आप सामिया जी कहेंगे ना तो मसला नहीं आएगा। सामिया जी कह लें। सामिया जी, मैं सवाल भूल गया हूँ।
अच्छा ये बताइए, अच्छा, इन खूबसूरत दोनों इतनी की है। बात से ना एक बात याद आई। आपदा परवीन जी के साथ मैं और नुमान एजाज शो कर रहे थे, तो आपदा परवीन जी कहती मेरी माँ क्या करती थी कि हालांकि वो आग से पीछे भी हट जाए, खड़ी हुई है हमने कहते थे अम्मा जी क्यों सालन आग के करीब हो, गर्मी है, तो मेरी माँ कहती थी बेटा खाना निगाह से पकता है। वाह हाँ, वाह, बिल्कुल। तो वाह। ये जो है ना, जैसे इसने कहा कि वो इमोशंस के साथ जो है ना औरत जब प्यार और डेडिकेशन से बनाएगी ना, बतूल के देखिए अपने मैं इंटरेस्ट बहुत नहीं बहुत प्यार और डेडिकेशन और फिर भी खराब हो जाता है भाई। वही तो कह रही हूँ, मेरा केस बहुत अलग है। नहीं जरूरी नहीं होता इंसान हर फ्रंट पे। अब देखो तुम इतनी फील्ड्स में एक्सपर्ट हो, तो ये जरूरी तो नहीं ना बंदा लेकिन हर आप कह field रही है में- ना दिल से करोगी तो हो जाए, नहीं होता भाई। नहीं हो जाएगा। ये क्यों नहीं होता दिल से? आई डोंट नो। अच्छा, मैं तो इन लॉज से बिल्कुल अलग रहती हूँ सामिया जी, और मेरे इन लॉज मुझे फोन करके कहते हैं हम लोग आ रहे हैं तो प्लीज खानसामा से मत बनवाना, खुद बनाना। और कभी कभी तो बड़े प्यार से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शौक भी है। जी। लेकिन कभी आपकी मसरूफियत होती है कुछ बच्चों को लेके या ऑफिस की तरफ से, तो फिर मैं कहती हूँ यार, मैं अपने मियाँ को कहती हूँ यार ये क्या है, कहती तुमने खुद ही तो सबको चस्का लगा दिया, सब तुमसे ये डिमांड करते कि तुम खुद बनाओ। अच्छा ये अच्छा, मुश्किल वैसे भी बड़ी बड़ी होता है। मजे मजे की बातें हो रही हैं, तो मुझे तो लगी भूख। नहीं, और उससे पहले। पाए अच्छे जो पका सकता हो, सोचे अच्छा पाए, मैं थोड़ा सा पाए मेरे मंजरनामा favorite जो है ना, है, बहुत अच्छा वो मैं थोड़ा सा लोगों तक भी पहुंचा दूं कि पाए हों, ठीक है, और गाढ़ा सा उसकी वो ग्रेवी हो, ओए होए और ऊपर गरम मसाला जो है छिड़का हो, नान गरम हो, नान बड़ा तिलों प्यारा। वाले हो, खमीरी कलवंजी वाले भी हो रोटी सकते खमीरी हैं। रोटी रोटी भी अच्छा रोटी खमीरी कर लें साथ, लेकिन तंदूर बात वाली सुने, मैं रोटी। नान भी घर पे लगाती हूँ, ओ लो, ना करें। स्पेशली नान Oh घर my पे। यहाँ से उठ के जा रही हूँ। एक तो कोरिएंडर यहाँ नान पे मुझे होते हैं, बैठना नहीं चाहिए। कलवंजी नान भी होते हैं, और जो वो तिलों वाले नान होते हैं वो भी होते हैं। यार, ये कि अल्लाह से अकबर, नान होते हैं। अल्लाह यहाँ से उठ जाना चाहिए यार। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मेरा जरा थोड़ी सी तबीयत मेरी नाज़रीन खराब हो रही है। हाथ फिरवाते हैं। मेरा ख्याल है हम थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, और उसके दिल को संभालते हैं। उसके बाद हम जो पायों की नियत करते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम जी, ईद का दिन है और गपशप चल रही है। अभी तो बहुत से सवाल मैंने रखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो पायों ने मेरे दिमाग पे, दिल पे, और नान असर भी, कर नान ने डाला। भी। मेरे मैदे पे जो असर किया ना, मार डाला। वो मैं बिल्कुल जी मार डाला, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं एक्सप्रेशन मेरे। बहरहाल मैं ना बतूल आपकी जानिब आता हूँ। अब ज़रा ये बताइए, बचपन की ईद और अब की ईद कौन सी अच्छी ईद थी, और किसने ज़्यादा मज़ा आपको आया? कोई ऐसी आपकी मेमोरी ईद को लेकर जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, बचपन की ईद में पेरेंट्स वाला फैक्टर बहुत आम होता है। जैसे अभी सामिया भी कही थी उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब जो भी अपने माँ बाप का सामिया इस तरह जिक्र करता है, वही उसकी ज़िंदगी की बरकत होती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने माँ बाप के बहुत फर्मा बरदार रहे हों, और जब उनके माँ बाप चले जाएँ तो उनकी औलाद ने अलग ही तरक्की की हो, क्योंकि अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते हो। तो आपके माँ बाप, आपकी माँ आपके अंदर ही हैं। और मुझे भी, मेरे सभी प्यार करते हैं, बट मुझे भी अपने पेरेंट्स से इतनी ऑकवर्ड एफिलिएशन है, क्योंकि मैं शादी के बाद भी मेरी टेक्निकल रुखसती नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बच्चे छोटे थे, मैं उनके साथ ही रहती थी। सिर्फ 2 साल हुए हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह रही हूँ। तो वो जो माँ बाप वाला फैक्टर होता है, मुझे वो बहुत, हमेशा मेरे बाबा सर में ऐसे करके उठाते थे। अच्छा। और उन्होंने कभी हमें सख्ती से नहीं उठाया। मैं भी जब सख्ती कहती हूँ तो शायद मैं डिसिप्लिन करना चाह रही हूँ, लेकिन हम बहुत प्यार से बड़े हुए हैं। तो मेरे फादर ने कभी भी नहीं हमारी नींद डिस्टर्ब की, चाहे तो हमेशा वो, आई विश मैं आपको बता सकूं कैसे कि वो बालों में बहुत प्यार से उठ जाएं। वाह। तो वो बहुत रेयर था। अच्छा, वो ना प्राइसलेस चीज़ है। हाँ, वो इतना, वो शफकत, वो नरमी और वो फीलिंग आप ले ही नहीं सकते दुनिया में। और फिर हम नमाज पढ़ते थे अपनी अम्मा के साथ, हम 4 बहनें, तो 4 जाए नमाज होते थे। और वी यूज्ड टू गिगल अ लॉट, मतलब हंस रहे हैं, भाई क्यों हंस रहे हैं? तो वो एक अजीब होता था। ईदियाँ मिलती होंगी ना, तो हंसियाँ तो निकलनी तो आप। मेरी मामा कहती थी कि भाई तमीज़ से नमाज पढ़ लो, फिर आपको ईदी मिलेगी, लेकिन हम फजूल बातों पे सहरी से ही जाग रहे हैं और बस हंस रहे हैं। ये बचपन का ये याद रहता है। ईदी कितनी मिलती थी और कहाँ कहाँ खर्च होती थी, या फिर वो अकाउंट में जमा हो जाती थी, या फिर पूरा साल चलती थी? नहीं, ईदी चंद 100 रुपए होती होगी, है ना, मतलब हमारे लेकिन तो हमें वो तो इतनी नहीं plans जो होते थे ना, वो 5 साल, और हमें वो पैसे बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी तो जो बहन थी ना, वो हमसे कलेक्ट कर लेती थी। और हम इतने अच्छे छोटे वाले बहन भाई थे कि हम बहना को देते थे कि लो बहना ईदी ले लो। अच्छा। हाँ, और मुझे अब मैंने रिसेंटली से कहा, मैंने कहा बहना आपको पता है आपके पास मेरी कितने पैसे पड़े हुए हैं, वापस करें कोई। मैंने कहा तो लाखों रुपए की ईदी बनती है। अच्छा, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। हाँ। मैं बचपन में अपनी सिस्टर से मैंने 40 रुपए उधार लिए थे, क्योंकि मेरे पास शायद 100 का या 500 का नोट था।
तो अभी इतने साल हो गए हैं, मैं कितने हज़ार लाख रुपए दे चुका हूँ, लेकिन वो 40 रुपए उधर के उधर ही उधर के उधर 40 रुपए दे। ठीक है, अच्छा इशाल आप ये बताएं कि हस्बैंड से कितनी ईदी ले लेती हैं आजकल, कितनी चल रही है? ये बताएंगे। अच्छा, हस्बैंड का ना ये है थोड़ा सा, उनका मेरा ना जॉइंट अकाउंट है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारे पास ही तो है कार्ड, मतलब उनके पास भी होता है वो कार्ड, मेरे पास भी होता है, तो कहते हैं यार तुम्हारे भी जितने चाहिए तुम ले लो। तो लेकिन मुझे वो ये अच्छा लगता है कि सरप्राइज हो कुछ, आप कुछ इन्वेलप में डालें और आपके बेगम ये तुम्हारे लिए, बट उनका है कि यार तुम्हारे ही है, खर्च कर लो जैसे, मतलब मुझे पता है कि मेरे बच्चों पर करोगी, खुद पर करोगी, क्या ही करोगी तुम, मतलब फजूल खर्ची, तो ठीक है तुम ना, मतलब जैसे मर्जी रख लो। लेकिन मुझे पसंद है कि मैं लाख से नीचे तो नहीं लेती हूँ, लेकिन अच्छा, लाख तक बस गुजारा कर लेती हूँ मैं इतने में। अच्छा, शॉपिंग के अलावा मतलब मैं ईदी इतनी ले लेती हूँ कि यार अब मेरे कुछ सैलून के खर्चे भी हों। अच्छा, तो हाँ, 1 लाख रुपया? हाँ, मतलब 1 लाख तो मैं अपनी ईदी लेती हूँ, ये मेरा राइट बनता है, ठीक है। तो बाकी जो है ना बच्चों के लिए अलग ईदी होती है, वो मैं और उसमें से कुछ ईदी हस्बैंड को भी दे देती हैं कि चलें जी 50 आप रखें। उनके दिए हुए पैसों से ईदी तो नहीं मांग लेते वो? नहीं, वो ईदी नहीं मांगते। मतलब मैंने बताया ना, अकाउंट शेयरिंग है हमारी, मतलब कोई भी मेरे बिजनेस अकाउंट है तो शेयर है, मेरा अपना ज़ाती अकाउंट है तो शेयर है, तो वो उनका जॉब का जो है वो भी शेयर है, तो हमने कभी एक दूसरे से अलग नहीं रखा कुछ भी। बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि यार शौहर आए और आके के बेगम ये तुम्हारा हुआ, तो कितना ही मजा आता है। बट ऐसा होता नहीं है, वो कहते हैं बस यार तुम्हारा ही तो अच्छा, है। ये मसला हर जगह मांगनी पड़ती है, बल्कि उसको लड़के लेना पड़ता है, उसके बाद कहा जाता है अब तो मज़ा ही नहीं रहा, ईदी दे भी दी और मज़ा भी नहीं आया। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा, मैं ना मेरे बड़ी ब्लेस्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही रखे कि मैंने ना हस्बैंड से कुछ कहा हो और मुझे ना मिला हो, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे इन-लॉज कहते हैं, मेरी मदर इन-लॉ अक्सर कहती हैं कि पता नहीं ये डरता है, प्यार करता है या इज्जत करता है, समझ नहीं आती। मैंने कहा अम्मी अब जो मर्जी समझे, लेकिन कुछ तो है जो मुझे मेरी सुन लेता है। वाह वाह वाह। अच्छा सामिया जी, ये बताइए कि आप भी ईदी लेती हैं या देने वालों में? किसने देनी है, लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि इस पे ना कंजूसी ना किया करें, चाहे थोड़ा दें। जो बच्चों की आंखों की खुशी वो ईद मिलने से आती है ना, वो आपकी बहुत बड़ी कमाई है। चाहे थोड़ा दें, तकसीम ज़रूर करें, हस्ब तौफीक जितनी भी आप करो, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अब बच्चे खुशी बड़े नोट से होते हैं। हाँ जी, बड़ा नोट कौन से वाला? ये भी जरा बताएं। बीच वाला तो होना ही चाहिए। बीच वाला। अच्छा, आजकल में बड़े नोटों की भी वो खुशी नहीं आई, हजारों बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन वो जो खुशी हमें होती थी कि थोड़े थोड़े से नोट मिलते थे, नए नोट मिलते थे। इसलिए उन्हें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप उनकी आंखों में ना एक चमक जरूर देखते हो, तो वो बड़ी प्यारी लगती है। तो जो हस्ब तौफीक आप दे सको जरूर बांटो। तो मुन्नू उनके ने देनी है। हाँ, ये तो है। के देना ले। वैसे अब हमें भी कोई नहीं देता, हमें भी देनी ही पड़ती है। और ये एक फेज आता है जिसमें इंसान को देते हुए पता लगता है, कैलकुलेशन यार इतने यार इस दफ़ा तो बहुत ईदी लगी है। और ईद एक बाकायदा त्यौहार भी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, जी, लोग ये भी तो देखना चाहते हैं कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आई, कैसे आई? मैं एक ही जवाब मेरा रटाया, चाहे वो मेरे पे डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली बनी या इंटरनेशनल चैनल्स ने आर्टिकल्स लिखे, रटाया जवाब मेरा कि मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स मुझे इस काम में लेके आए। ज़िंदगी के फेलियर्स? यस, जब मैं खुद नाकाम हुई, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो काम करने का ना आज शौक़ है, मुझे तरस आता है जो औरतें काम कर रही होती हैं, क्योंकि मुझे काम करने का कभी शौक़ नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक ने सारी जवानी बिस्तर पे लिटा के खिलाया और बुढ़ापे में कान से पकड़ के कर काम, और काम इतनी मजबूरी बना दिया कि मैं चाहे बीमार हूँ, इमरान मैं बहुत बीमार रही हूँ, ये नए शोज़ नए साल के करते करते मैं बिस्तर पे पड़ गई, सुपर इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया। अब डॉक्टर्स के गले को रेस्ट दो, मैं उसे रोजी रोटी बोल के कमाने पैसे मिलने हैं, मैं रेस्ट कैसे दूँ अपने गले को जो है। तो अब तो जो है ये ज़िंदगी के फेलियर्स ले आए, और अल्लाह ताला ने इसलिए भी कार में रोड़ा, कोई और सर्वाइवल नहीं है मेरे पास, और कोई काम मुझे आता नहीं है, तो पता है कि उठेगी और करेगी, और जो है ना वो बस अब ये मेरी मजबूरी भी है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा पैशन है, आई स्वेयर। और वो लोग खुशकिस्मत और आप ये बनना चाहती थी पहले? नहीं, कभी भी नहीं। आप क्या बनना चाहती? जो जिंदगी का पैशन जिनका हो और वो उनका प्रोफेशन बन जाए, वो लकीएस्ट है माशाल्लाह। वाह। मेरा ये पैशन नहीं था। मैं आपको झूठ लगेगा, मैं घर की औरत बनना चाहती थी। मुझे एक पसंद था घर डेकोर करना। अभी भी जब कोई मेरे घर आता है, बड़े लोग मुझे नंबर्स देते हैं कि जी तुम्हारी एक पानी की ट्रे भी बड़ी डेकोर होके आएगी। मुझे लोगों को हैरान करना अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन से।
लेकिन अल्लाह ने इस घर ही ना दिया उसकी काम। उसने कहा अगर इसको घर में उलझा दिया तो ये लोगों के साथ लॉयल्टी के साथ नहीं चल सकेगी। तो मेरे साथ तो रब का स्क्रिप्ट ही कुछ और है, कान से पकड़ के मुझसे काम लिया। वाह वाह, अल्लाह के कामों में जी हिकमत होती है। और हम सब जी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं और आपको देख के आप लग ही नहीं रहा कि आप बीमार हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आप ईद पर तैयार होके आई हुई हैं। वो पे देखें ना अम्मा, क्या करें, इस कैमरे का प्रोटोकॉल जो है ना, वो मैं तो देखिए ज़िंदगी में अब कहती होती हूँ कैमरे को कि ये मेरे सजना है मुझे सजना के लिए। वाह वाह वाह, मेरी तो ज़िंदगी का यही रोमांस रह गया। अच्छा, मैं ये हमेशा ही कहता होता हूँ कि हम चूँकि एंकर्स हैं ना, तो हमने स्क्रीन को फेस करना होता है। बिल्कुल। हमने इतने मेकअप कर लिए हुए हैं, शायद किसी दुल्हन ने उतने मेकअप नहीं किए हों। इतना कोई दूल्हा रेडी ना हुआ हो। हम तो कितने सालों से तैयार हो रहे हैं और कई दफ़ा दिल करता है किसी शादी में बगैर तैयार हुए जो है वो हम जाएं। अच्छा बतूल, आप ये बताएं, आप क्या एंकर ही बनना चाहती थी? अगर एंकर ना होती तो क्या होती? यार मैं जो कर रही हूँ मैं यही करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इसको पिक किया। मेरे पेरेंट्स का रुझान था कि मैं डॉक्टरी की तरफ जाऊँ, और फिर मैं हमारे एक उस्ताद थे जो कि मेरे अब्बा के दोस्त थे, उन्होंने वो क्रिमिनोलॉजी के हेड थे कराची यूनिवर्सिटी में, तो ही कुड रीड माई पर्सनैलिटी। ही टोल्ड माई फादर कि इसको मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस या सोशोलॉजी में इसके सामने रखो, क्या करना चाहती है। तो फिर मैंने जर्नलिज्म पिक किया था और इट वॉज क्लोजर टू माई पर्सनैलिटी, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ये पिक किया था। और अब मुझे आइडिया होता है कि जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हो कि अगर मैं जर्नलिस्ट ना होती तो आई कुड बी अ वेरी गुड स्पाई। अच्छा, हाँ, या स्पाई एंड अ कोरियोग्राफर। अब देखें बहुत अलग अलग स्टार है है। आपका बतूल? कैप्रिकॉर्न। हाँ, क्या मल्टीटास्किंग तो इनमें बड़ी तो होती अभी है। अब इसको मुतनाज़िर बयान ना बना दिया जाए। नहीं लेकिन ये पूछ कि लेते हैं ना, उनसे I have- पूछ लेते I हैं। have आपने that स्टार germ। तो पूछ लिया है, जरा इनके बारे में बताएं ना आप जरा। नहीं माशाल्लाह, ये मैं कहती हूँ हमेशा इनके बारे में, कैप्रिकॉर्नियन औरतों के बारे में, बेस्ट बीवियाँ, बेस्ट मदर और मल्टीटास्किंग भी इनके अंदर है। खाने भी इनको जज ना कीजिएगा, क्योंकि घर बच्चे ये बड़े अच्छे मैनेज करती होंगी। इनकी मियाँ को इनसे कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, ऐसा है ना? मैं जाके पूछती हूँ। नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन औरत बड़ी कमाल की इस मामले में होती है। और जो इनका सहाफ़त का करियर है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनको वाकई सहाफ़ी ही होना चाहिए था, वो एंकर ही actually होना में चाहिए? पूरा जायचा नहीं जाती है। हम जर्नलाइज कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम इंडिविजुअल डेस्टिनी का चार्ट बनाते हैं, आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था, आपका राइजिंग क्या था, नाम इनका टॉरस के अंदर जाता है, तो ये पता नहीं सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं इनका गया, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की तरफ क्यों नहीं कभी गई, कोरियोग्राफर तो उन्होंने कहा है या वैसे। कोई क्रिएटिविटी भी हाँ, होनी बट चाहिए। कोरियोग्राफी का मुझे टीनेज से आइडिया था कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एनी टाइम इन माई लाइफ। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मुआशरा है, और मैं चूँकि फ़ौजी मेरा बैकग्राउंड है, तो हम बहुत डिसिप्लिन और पोजीशन आनी चाहिए, कंपटीशन जीतना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं डालती, बट हाँ, मेरे माँ बाप पढ़ाई को लेके बहुत कॉन्शियस थे। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं देती, मैनर्स का स्ट्रेस देती हूँ कि ज़िंदगी में वो इक़दार सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, और कैप्रिकॉर्नियंस खुद भी बड़े डीप रूटेड होते हैं फैमिली सिस्टम के अंदर। कमजोरी होती है इनका खानदान इनके लिए जो है ना। वही स्ट्रेंथ बन जाती है उनकी उसके बाद। ऐसा है। अच्छा इशाल, आप ये बताएं, अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? लॉयर होती है। लॉयर होती? अच्छा, और किसके खिलाफ केस लड़ती? वैसे तो आप घर में तो आपके मुकदमेबाजी चलती होगी, उसमें आप ही जीती होंगी। मेरी फैमिली एक्चुअली चाहती थी, मेरे बाबा चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, अदरवाइज मैं खुद, मुझे बाबा को ये लगता था कि मैं कोई भी टॉपिक होता था ना तो वो दे देते थे, तो मैं उसके ऊपर सिर हासिल बहस कर लेती थी। तो वो कहते थे ये अगर जज के सामने हो ना तो कभी ये मतलब पीछे ना हटे, मतलब ये अपना केस जीत जाए। वो कहते थे यार इसको जज बनना चाहिए और वकील बनना चाहिए। अब वो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने बिल्कुल लॉ का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया लॉ को। बट मेरी ये जो फील्ड थी, ये मेरा बचपन का ख्वाब था जो कि जवानी में पूरा हो गया। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बहुत छोटी सी थी और घर में ना लॉन में, क्योंकि बिल्कुल गांव वाला वो घर जैसे होते हैं ऐसे बना हुआ था, तो बिल्कुल सामने टीवी चल रहा है और टीवी के ऊपर जो है ना वो उस वक्त पीटीवी की न्यूज़ एंकर जैसे दुपट्टा सा जो ऐसे डाल के बैठते हैं, पट्टियाँ ऐसे बना के और ऐसे, तो खबरनामा चल रहा होता था 9 बजे का। तो मैंने कहा, मेरे दादा वगैरह सारे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि एक दिन मैं भी यहाँ बैठ के ऐसी खबरें पढ़ूंगी। तो मेरे दादाजी कहते हैं तो ये कैसे मुमकिन है, मेरे ताया जी भी ऐसे कि ये कैसे मुमकिन है। तो लेकिन मुझे पता था कि हाँ कि मैं ये चाहती हूँ, तो मैं शायद मुझे मौका मिल जाए। बट फैमिली थोड़ी ऐसी थी कि स्ट्रिक्ट टाइप थोड़ा सा था माहौल, तो मुझे नहीं लगता था कि यार मैं शायद ही कोई चांस बन जाए और मैं आ जाऊँ।
वो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी जो फ्रेंड सर्कल था सारा, या मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी लेवल पे गर्ल्स थी सारी, उनमें से बहुत सारी मैस कॉम की थी और जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी, तो मैं उनसे पूछना चाहती थी यार मैं कुछ और पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मैस कॉम करें यार, तुम लोग टीवी में जाओगे, अच्छा तुम लोग फिर ये हाँ, मैंने कहा यार मेरा भी कहीं इंटरव्यू करवा दो। अच्छा उस वक्त अल्लाह ने शक्ल सूरत थोड़ी बेहतर दी हुई थी, उस वक्त मैं स्क्रीन पर आई, उर्दू अच्छी थी, उन्होंने कहा यार इस पर मेहनत करें तो ये आ सकती है। वो फिर फैमिली ने थोड़ा सा पुश कर दिया कि एक फैमिली की तरफ से भी थोड़ा आ गया कि यार हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो चलो बेटा आप जाओ और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग हुई, एक दिन मैंने घर पे कॉल किया, आज मुझे ऑनर कर रहे हैं तो बस वो टाइम और आज का वाह जी वाह। आप तो देख रहे होते हैं ना कि ये माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंटली चीज़ों को होस्ट कर रही होती हैं और कंडक्ट कर रही होती हैं, उसके पीछे इनकी स्ट्रगल चेक करें आप। अच्छा, मुझे अब समझ लगी है नाज़रीन क्या जानना चाहते हैं। कुछ इनके फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका क्या बनेगा। बहुत से लोग ये दावा करते रहे, आपको पता ही है कि ईद में कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग अंदर होंगे, किसकी हुकूमत रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, किसका क्या बनेगा, कौन बड़े होते पर जाएगा या नहीं जाएगा। छोटी सी एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आए। वेलकम बैक जी। बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है और अब हम कुछ बड़े ख़ास किस्म के सवाल पूछेंगे सामिया जी से। तो सामिया जी ये बताइए, खान साहब का 2026 कैसा रहेगा? अच्छा, खान साहब के ऊपर ना अल्लाह ने सारी प्रिडिक्शंस पूरी की, क्योंकि उनकी ना एग्जैक्ट इन्फो मेरे पास थी, डेट ऑफ बर्थ भी, और वो सारी उनके ऊपर, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो है जो अल्लाह ने इज़्ज़त भी बख्शी शायद उनके ऊपर पेश गोइयों की वजह से मिली, क्योंकि लेकिन मैंने सर अभी तीसरा चांस उनके पास रिहाई का अभी भी आया है, और 2 चांस आया हो गए। 2 चांस आया हो गए, तीसरा और आखिरी है, और ये 23 अप्रैल तक है ये टाइम। और अब भी अगर उनके लिए कोई डील नहीं बनती, रिहाई है डील के नतीजे में मुमकिन, मतलब हम कहेंगे जी कुछ किसी को इनकलाब आ जाएगा, कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि सुलह सफाई से निकलें ताकि थोड़ा टाइम ब्रेक लेके, क्योंकि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आती पावर में आ जाएंगे, लेकिन बाहर तो आएँ, तो अपने लोगों के लिए थोड़ा जो है फ्लेक्सिबल हों, और जो है ताकि ये वक्त रिहाई दे रहा है जो कि 23 अप्रैल तक सितारे जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो। और ये तीसरा चांस है, इसी तरह सितारे आते हैं। हाँ जी, तीसरा और लास्ट, उसके बाद हाँ फिर वो जो है ना अपने लिए बुरा कर लेंगे, फिर बिल्कुल लोग, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि एक लोगों के दिमागों से भी चीज़ें वाइप ऑफ होनी ना शुरू। मरियम नवाज साहिबा, अच्छा देखिए, वो उनको किस्मत उनको फैसिलिटेट करी। जब वो सियासत में नहीं भी आई थी इमरान, तब भी मैं कहती थी कि 2025 वाला साल सेकंड हाफ से मरियम नवाज साहिबा को टेक ऑफ देगा। ठीक है ना। और बीच में इस वक्त में एक इम्कान था जिसमें कुछ गलतियां हुई, और वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक एक ऐसा टाइम है, इसमें कोई सियासी गलतियां ना करें, वरना ये टाइम किसी मुसीबत में डाल सकता है। वो एक जहाज़ आया, स्कैंडल बना, लेकिन अभी क्योंकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, उनकी फिर बचत हो गई, तो अभी तो वो सेफ जोन में फिर से 11 मार्च से हो भी सकता है कि और स्ट्रॉन्ग हो जाए आने वाले। और ये भी क्विकली बता दें कि हुकूमत के लिए 2026। अच्छा देखिए, नए साल की पेशगोइयों में ये मैंने कहा कि इस इम्कान को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत का तरीका ना बदला, ये बड़ी अनपॉपुलैरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये ना हो कि इस सिस्टम को लपेट दिया जाए, फिर आप भूल जाएंगे डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। और 2026 के लिए कोई जंग पाकिस्तान? सर वो तो मेरी 2021 के साथ प्रेडिक्शन चल रही है, और पाकिस्तान जब तक 30 जून नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान जो है हम ये मुकम्मल सेफ जोन में नहीं कह सकते। तो अल्लाह करे हम 30 जून तक पहुँचे, फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान भी शुरू होता है, क्योंकि वो टाइम होगा इमरान जिसके बारे में वलियों की प्रेडिक्शन है। इशफाक साहब ने कहा कि यूरोप से लोग यहाँ पैसा कमाने आएंगे, तो ये फिर पाकिस्तान का वो टाइम शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह सेफली, क्योंकि ये टाइमिंग्स ख़तरनाक थे जो 21 मार्च तक के तो बहुत ही ख़तरनाक जी 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 जी। लेकिन दुनिया जो है अगर 21 मार्च के बाद भी जंगें ना रुकी तो इमरान ये वही वक्त है जिसकी फिर होली बुक में प्रेडिक्शन है। फिर मेरे पास भी देने को अगली तारीख खुदा की कसम नहीं है कि ये फिर जो है ना बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन, क्योंकि देखिए एंड उस वक्त में शुरू हुई। मैं मिड ऑफ फरवरी बोलती थी
कि वहाँ से ये दौर शुरू होगा, मिड ऑफ फरवरी 2026। और मैं कहती थी, जिस तरह कोरोना के साल में मैं कहती थी ना, मुझे कर्फ्यू नज़र आता है, जंगी हालात, लेकिन वो तो जल्दी लोगों ने कहा कि संभल भी गए। ये दुआ करें कि 21 मार्च के बाद चीज़ें थमना शुरू अल्लाह हो करे, जाएं। अल्लाह करे हाँ जी, ये इस दुनिया में ये सुकून अमन रहे जी, जी। और जंगों का खात्मा हो। बतूल साहिबा, आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए होंगे, आपको तो पता है कि कौन सी पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आज हम आपको मौका दें कि कुछ लोगों के लिए अगर आप एक एक जुमला बोलना चाहेंगे, मरीम नवाज, क्या मशवरा देना चाहेंगे? फोकस लेस ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, ठीक है। इमरान खान साहब? स्टॉप बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। ओके। बिलावल भुट्टो? ही इज डूइंग गुड, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। और शेख रशीद साहब? वापस आए सियासत में, वी मिस हिज रॉन्ग प्रेडिक्शंस। अच्छा, क्योंकि वो हमेशा कहते थे ना, अब बकरा ईद की बात ही इज मिस वो यार। कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी। हाँ, तो वो आई मिस हिम ऑन टीवी। अच्छा, वाह। अच्छा इशाल, आप ये बताएं, मरीम नवाज के लिए क्या पैगाम? सेम मेरा भी ये मैसेज होगा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा अपना ध्यान कम दें, ग्राउंड और- रियलिटीज़ पे ज़्यादा दें। और इमरान खान के लिए? इमरान खान के लिए भी सेम है, वो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हैं। सेल्फ होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपको अपने अलावा कोई और नज़र ना आए। वाह, वाह। उनको अपने अलावा कोई और नज़र नहीं आता। और बिलावल के बारे में? बिलावल हो सकता है मज़ीद वो अच्छा ग्रूम हो जाए, क्योंकि वो एक अच्छी माँ के बेटे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी उनकी लीडर, एक training अच्छी नवासा, जिसके नवासे हैं, वो उनके नाना बड़े अच्छे लीडर रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अगर ग्रूम किया जाए, थोड़ा पॉलिश किया जाए, तो एक अच्छे सियासतदान हो सकते और शेख रशीद को आप भी स्क्रीन पर मिस करती हैं? हैं। बिल्कुल भी नहीं मिस करती हैं। लेकिन जब आते हैं स्क्रीन पर रौनक लग जाती है, या रौनक मानती है बात? सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो फिर आप उन्हें रौनक लगाने के लिए रखते हैं। मैं पॉलिटिशियन वो उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाए। He was one of the best information ministers, शेख रशीद, और वो इतने accessible थे। और परवेज़ रशीद और शेख रशीद तो बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आप देख किसी भी से पूछें कि कौन से अच्छे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो शेख रशीद वाज अ वेरी गुड। और अच्छा, सहाफत में कौन है आइडियल आपका? कोई एक नाम? सहाफत मेरी आइडियल है। सहाफत आपकी आइडियल है, और सहाफ़ी कोई आइडियल नहीं है। सहाफत आइडियल थी तो मैंने सहाफत फॉलो करना शुरू कर दी। तो जब मैंने सहाफत शुरू की तब मैं किसी जर्नलिस्ट को जानती भी नहीं थी। अब बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बट मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ ये किसी एक का ना काम जो आपको पसंद आया हो या आता हो? आया हो। बहुत सारे लोग अपने हैं। अलावा? बहुत सारे लोग हैं। किसी एक का नाम लेना ज्यादती हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है मैं एक लाइन कहूँगी कि वो जर्नलिस्ट जिसका न्यूज़ सेंस अच्छा है वो मेरा फेवरेट है, जिसका अपना न्यूज़ सेंस अच्छा है, जिसको खुद पता हो कि ये खबर है, इसमें मैंने क्या बात करनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और इशाल, ये बताइए, ईद का मौका हो, खुशियों का मौका होता है, और लोग इसमें खुशियाँ तलाश भी करते हैं और खुशियाँ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। ईद के मौके पर आपका क्या मैसेज होगा सबके लिए? खुशी को अपने अंदर ढूंढें। इस वक्त जो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो इसके अंदर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि दूसरे आपको खुश करेंगे, दूसरे आपके लिए कुछ करेंगे। अपने अंदर अगर आप खुशी ढूंढेंगे, सुकून ढूंढेंगे, अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे, तो आपको के पास जो कुछ है आपको खुशी भी महसूस होगी और आपको उसको सेलिब्रेट करने को दिल भी करेगा। वाह। और अगर हम दूसरे को देख के कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है या होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके अंदर ना खुशी होगी ना सुकून महसूस होगा। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपने अंदर खुशी ढूंढें, दूसरों से भी इतनी उम्मीदें लगाना छोड़ दें। वाह वाह वाह, बड़ा खूबसूरत मैसेज जी। सामिया जी? मैं इनकी बात को इंडोर्स करूँगी कि खुशी ना चीज़ों से मिलती है, ना हालात से, ना वाक़यात से। ये कैफियत है जिसको आपने अंदर डेवलप करना है पॉजिटिव रहने के लिए। तो मैं तो कोरोना के दिनों से लोगों से कहती थी कि प्लीज़ अपने आज में जीना शुरू करें, मत अपने कल के लिए बैठ के अपने आज को ज़ाया ना करें। और अब तो वो वक्त भी आ गया है कि अपने आज में जिएं, अपने प्यारों के लिए जिएं। आज अगर आपको ईद मिल रही है, अब मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मैं अम्मी के होते हुए मैं क्यों नहीं मैं जिम्मेदारियों में लगी रहती थी। ईद तो वही थी जो माँ के साथ ही, अब तो खाली हो गए हम। तो वो जो है, ये अपने प्यारों की कदर करें, क्योंकि ना, और अगर कोई हर्ट है तो बड़े प्यारे आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि ये जो इंसान का दिल दुखाता है ना, इसके ऊपर माफ़ी नहीं मिली। तो यहाँ कर लें छोटी सी सॉरी से, अगर किसी के मत सोचें आपकी ईगो हर्ट होती है, और अपने आज में जिएं। और इस वक्त दुनिया, अल्लाह की यूनिवर्स के लिए दुआ कीजिए। एक छोटा सा शेर में यहाँ पे, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि ए खासा खासाने रसुल
हाँ। ए खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ये ना सोचें आज उनके घर जल रहे हैं हम सेफ हैं। मैंने कहा ना, मुझे हमेशा ये बात हर इंटरव्यू में मैंने बोली है कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि मेरा खित्ता सेफ होगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दर्द होता है इस बात के लिए। एक मुसलमान हैं तो हम भाई बहन भाई है ना, बेशक। एक हाथ की एक उंगली में दर्द है, आज वो जल रहे हैं, तकलीफ तो होती है। हमें यहाँ बैठे हुए हीट आती है, सेक आती है। तो ये प्लीज़ अल्लाह की यूनिवर्स की खैर मांगिए, तो शायद अपनी ज़िंदगियों में भी हमारे खैर आ जाएगी। वाह, बहुत खूबसूरत। बतूल साहिबा, ईद के हवाले से कुछ आप कह ईद रहे के हैं? हवाले से क्या मैसेज आप? इमरान, मुझे लगता है कि ना सिर्फ ईद पे बट जनरली हमें लोगों के को बहुत मदद करनी चाहिए। हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारा घर है, हमारे रिश्तेदार, हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ अवेलेबिलिटी का होना चाहिए। काइंडनेस की कमी लगती है मुझे बहुत। मुझे कुछ लोगों को लगता है कि वो शेयर करेंगे कुछ भी तो उनका कम पड़ जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के साथ तिजारत होती है या जो लोगों के लिए आप अपनी चीज़ कम करके दूसरों, आप एक्सप्लॉइट नहीं करें। आप, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने लिए ना सोचें, अपनी औलाद के लिए ना सोचें, अपने शौक़ पूरे ना करें, लेकिन देने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कहाँ से आ गया और इतना ज़्यादा आ गया। ये वाकई बहुत आपने ज़बरदस्त और शानदार किस्म का मैसेज दिया है ईद के मौके पर। ईद नाज़रीन है ही नाम खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ हासिल करने का, खुशियाँ क्रिएट करने का, खुशियाँ सेलिब्रेट करने का। तो जो खुशियाँ तो आपके पास हैं उसमें से बांटें, और जो चीज़ें आपके पास अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं तो उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है। अगर आपके पास एक शानदार जोड़ा है तो उस बच्चे की तरफ देखें, उसकी भी तो ईद है। वो भी तो चाहता है कि मेरे तन पर एक खूबसूरत जोड़ा हो, पाँव में जूती हो, खाने के लिए कुछ सामान हो। और ऐसे मौके पर अगर हम गज़ा के बच्चों को अगर भूल जाएं तो ये ज़्यादती होगी। वहाँ पर जो जुल्म सितम पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन मुसलमानों की ईद क्या होगी? ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, उनकी क्या सूरत हाल होगी? तो ये खुशी का मौका तो है ही, लेकिन इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम की खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमाए और हमें खुशियाँ बांटने की तौफीक भी अता करे। आपको एक मरतबा फिर से ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।